नमस्कार। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हर सप्ताह एक नया विषय लेकर हम उपस्थित हो जाते हैं और बहुत सारी चर्चा करते हैं स्टूडियो में बैठकर उस विषय में जिस विषय को हम चुनकर लेकर आते हैं आपके लिए। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं बदलते मौसम में हृदय का किस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं, किस तरह की समस्याएं आ सकती हैं बदलते मौसम में। अगर हृदय के रोगी अगर हैं बहुत सारे, अगर हम कहें आज के वक्त की अगर हम बात करते हैं तो आंकड़े हमें बताते हैं कि जो अगर उच्च रक्तचाप की अगर हम बात करते हैं, प्रत्येक 5वां व्यक्ति उच्च रक्तचाप से ग्रसित है, प्रत्येक 5वां व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित है और हर दूसरा व्यक्ति कोलेस्ट्रॉल से ग्रसित है। और कहीं ना कहीं ये तीनों मिलकर दिल के रोगों को आमंत्रित करते हैं। बहुत सारी चर्चा आज के इस अंक में हम करने वाले हैं और आप सभी जानते हैं कि हमारा ये कार्यक्रम सजीव प्रसारित होता है, फोन इन पर आधारित है, तो विषय से संबंधित प्रश्नों का हम स्वागत करेंगे। जिसके लिए ज़रूरत है आपको हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स की, तो सबसे पहले आप वो लिख लीजिए। हमारे स्टूडियो के मोबाइल नंबर्स हैं 7579428028, दूसरा नंबर है 7579428047। विषय से संबंधित प्रश्न कीजिएगा और YouTube के माध्यम से भी आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचा सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जाइए और लिख भेजिए हमें। व्हाट्सएप का एक नंबर हम आपके लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, इस नंबर का उपयोग भी आप अपने प्रश्नों को हम तक पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। नंबर लिख लीजिए, नंबर है 7300950889। विषय से संबंधित जितने भी आपके प्रश्न होंगे उनका हम स्वागत करेंगे अपने कार्यक्रम में। दर्शकों, बदलते मौसम में हृदय का किस तरह से आप ख्याल रखें, इस विषय को तो हम लेकर आए हैं आपके लिए, लेकिन हृदय रोग से संबंधित किसी भी तरह की अन्य भी कोई समस्या है जिसके बारे में आप कुछ पूछना या जानना चाहते हैं तो उन प्रश्नों का भी हम स्वागत करेंगे। बहुत सारी चर्चा करने के लिए इस वक्त आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं देहरादून शहर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर साहिल महाजन। डॉक्टर साहिल, बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में आपका। धन्यवाद संध्या जी, आपका मुझे आमंत्रित करने के लिए इस शो पर। और डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कि मौसम जिस तरह से ऋतु परिवर्तित होते हैं उसी तरह से हृदय के रोगियों की जो समस्याएं वो भी परिवर्तित होती चली जाती हैं। सर्दियां जा रही हैं, अब गर्मियों की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं, तो ये वक्त ऐसा वक्त होता है, ना सर्दी है ना गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो ऐसे में किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं हृदय रोगियों के, आज हम इसी बात पर पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, तो सबसे पहले शुरुआत यहीं से कर लेते हैं। किस तरह की समस्याएं आज के टाइम पे आपको ओपीडी में देखने को मिल रही हैं? देखिए संध्या जी, आमतौर पे ये तो सभी जानते हैं कि जब सर्दी का मौसम आता है तो जो हृदय की समस्याएं होती हैं वो बढ़ जाती हैं। बट ज़्यादातर जनता को ये नहीं मालूम कि जैसे ही मौसम बदलता है या परिवर्तन आता है किसी भी प्रकार का, सर्दी से गर्मी या गर्मी से सर्दी, तो हृदय की रक्तचाप होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, पल्स रेट होता है, हमारे हृदय की गति होती है, उन सब में चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं। तो उसी के कारण कोई भी मौसम का बदलाव हो, हृदय का जो रोग होता है उसके बढ़ने की या होने की, या कोई हृदय का अगर मरीज़ है उसके हृदय की बीमारी की वापस आने की क्षमता या संभावना ज़्यादा रहती है। बिल्कुल, ज़्यादातर लोगों को यही रहता है कि अब सर्दियां शुरू हो गई हैं तो सर्दियों में ज़्यादा होने वाला है, हृदय से संबंधित जितनी भी समस्याएं वो ज़्यादा सर्दियों में बढ़ती हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ऋतु परिवर्तित जैसे जैसे होते हैं तो उसी तरह से उनकी समस्याएं अलग तरीके से बढ़ती चली जाती हैं। किस तरह के सिम्टम्स प्रेजेंट करते हैं इस टाइम? देखिए, अब हम सर्दी से गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जब भी गर्मियाँ आती हैं तो हमेशा जो हमारी बॉडी होती है वो हमारे शरीर को ठंडा रखने के लिए, जो हमारे स्किन में ब्लड वेसल्स होते हैं, जो धमनियाँ होती हैं, उनमें हम उसको वेज़ोडाइलेशन बोलते हैं, या वो फूल जाती हैं, फैल जाती हैं, ताकि उसमें ब्लड का प्रभाव ज़्यादा हो, रक्त का प्रभाव ज़्यादा हो, और उसके ज़रिए हमारी शरीर से हीट जो है वो बाहर जाता है। तो जब आपका वेज़ोडाइलेशन होता है, आपका ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो एक तरह से आपका स्वेटिंग ज़्यादा होती है। आपको स्वेटिंग भी एक मैकेनिज़्म है, एक तरीका है शरीर को ठंडा रखने के लिए। तो जब आपको स्वेटिंग होगा, आपको पसीना आएगा, तो आपको डिहाइड्रेशन के चांस बढ़ जाते हैं। तो जब भी डिहाइड्रेशन होती है तो जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, वो गाढ़ा हो जाता है। तो गाढ़ा होने के कारण जो है उसमें क्लॉटिंग बनने की संभावना बढ़ जाती है। गर्मियों में भी क्लॉटिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। कोई किसी बातचीत जारी रखेंगे, कॉल ले लेते हैं। हेलो, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, नाम बता दीजिए, उसके बाद प्रश्न पूछिएगा।
हाँ जी, मैं तेजपाल बिष्ट नीलकंठ पौड़ी गढ़वाल से बोल रहा हूँ जी। जी तेजपाल जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। डॉक्टर साहब मेरा जो है 2 सवाल हैं सर मेरे। एक तो मैं पहाड़ की पीड़ा आपके आगे रख रहा हूँ कि पहाड़ की महिलाओं को अक्सर बीपी बढ़ा हुआ निकलता है, हार्ट रहता है, हार्ट की दिक्कत रहती है। उसके बावजूद जो घास लकड़ी पानी ढोना चूल्हा चौका सारा मतलब भारी बोझ और चढ़ाई में अपना काम काज करते हैं, तो उनको क्या सावधानी चाहिए? दूसरा सवाल सर मेरा ये होगा कि हृदय रोगियों के साथ अगर उसमें ब्लड शुगर की भी दिक्कत है और शुगर और हृदय दोनों उनको है, हार्ट की बीमारी और शुगर दोनों है, तो कैसे और किस प्रकार बदलते मौसम में खांसी जुकाम आदि सभी चल रहे हैं, भूख प्रभावित हो रही है, इन चीजों में क्या सावधानी रखी जाए? और खासकर पहाड़ की महिलाएं जो ध्यान नहीं देती हैं, हाथ के बड़े हुए होने पर बीपी ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन घास लकड़ी बोझा ढोना ही ढोना है पहाड़ में, तो सर उनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? किस प्रकार से आप उनको सलाह देंगे कि दिनचर्या का काम करें सर? जी जी, उत्तर सुन लीजिए। धन्यवाद आपका हमें फ़ोन करने के लिए। तो जैसे इन्होंने खुद ही बताया कि उनका रक्तचाप ज़्यादा रहता है, बीपी बढ़ा हुआ रहता है उनको, तो अगर इन्हें मालूम है कि ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो उसका एक ही है कि दवा खानी है। दवा खानी है, अब जो उनका व्यवसाय है आप वो तो नहीं बदल सकते, उनको अगर घास वगैरह उठाना है वो तो वो उठाएंगे ही, लेकिन सही मायने में हमें जो है पहाड़ी इलाकों पे हमारी जो मेडिकल सेवाएं हैं उनको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि पहाड़ी लोग पास में जाके अपना चेकअप करवा पाएँ, ब्लड प्रेशर का चेकअप हो, जो हाई बीपी से जो भी हम डायग्नोज करते हैं किसी मरीज़ को, उसको दवा का सही एक प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाए और वो मरीज़ वो दवा खाए भी, खाली प्रिस्क्रिप्शन लेके चला नहीं जाए। बात तो यही है कि प्रिस्क्राइब तो कर दिया, लेकिन वो दवा खाते इसलिए नहीं है लोग बीपी की, उनको लगता है कि एक बार दवा शुरू हो गई तो अब ये लाइफ टाइम खानी है और इसको कौन खाएगा, तो इसलिए वो सोचते हैं कि इसको ना खाएं। तो मतलब इससे हार्ट कनेक्टेड है। ब्लड प्रेशर जो है, हार्ट एक जो है पंप है, तो पंप का काम, जैसे मैं एक आम भाषा में एग्जांपल दूंगा कि वाटर पंप होता है, उसका काम है कि पानी को ऊपर चढ़ाना, वैसे ही हार्ट का काम होता है कि वो रक्त को, ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाता है, तो उसी से ब्लड प्रेशर बनता है। अगर आपने ब्लड प्रेशर ज़्यादा कर दिया तो हार्ट को उसी प्रेशर के अगेंस्ट ज़्यादा काम करना पड़ेगा, तो जितना ज़्यादा आपका बीपी रहेगा उतना ज़्यादा हृदय को काम करना पड़ेगा। ठीक है, और महिलाओं के हार्ट से जुड़ी जो समस्या, इस पर मैं आगे भी बात करूंगी आपसे, और इन्होंने साथ में एक प्रश्न और पूछा था, उसका उत्तर हम बाद में ले लेते हैं। एक कॉलर और प्रतीक्षा कर रहे हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए उसके बाद प्रश्न। हाँ नमस्कार सर, मेरा नाम नंद स्वरूप मिश्रा है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, गांव मेरा बसंतीपुर था। मैं जानना चाहता हूँ कि जिनको हार्ट की समस्याएं हैं, दिक्कत है, उनको जैसे व्यायाम, एक सरल व्यायाम होता है, कठिन व्यायाम होता है, कौन सा व्यायाम करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसके अलावा और हमें कौन सी सावधानी बरतनी है बदलते मौसम में, जैसे जाड़े से गर्मी की ओर जा रहे हैं, गर्मी से बरसात में जा रहे हैं, बरसात से फिर जाड़े में आ रहे हैं, तो मौसम की कौन सी हमें सावधानी बरतनी चाहिए? बिल्कुल, सावधानियां तो हम चर्चा करेंगे, लेकिन हमारा एपिसोड पूरा देखिएगा ज़रूर आज जी। तो इनका सवाल जो व्यायाम के बारे में हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इन्होंने ये जानना चाहा कि किस तरह के हमें एक्सरसाइज व्यायाम करनी चाहिए। जो हृदय रोगी होते हैं उनको हमेशा जो व्यायाम, चाहे हृदय रोगी हो या एक आम आदमी भी हो, उसको व्यायाम हमेशा ग्रेजुअल एक फॉर्म में अपनी जीवन शैली में लाना चाहिए, धीरे धीरे लेकर। ऐसा नहीं है कि उसने आज टेलीविज़न पे देखा कि मुझे व्यायाम करना है तो मैं 1 घंटे में 4 किलोमीटर दौड़ूंगा और मैं अपना वज़न कम करूंगा, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा, तो वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब दूसरे को देख कर ना करें, दूसरे को देख कर ना करें। हर एक इंसान अलग है, हर एक शरीर अलग है, और आपको धीरे धीरे से व्यायाम को अपने जीवन में लाना है। उसके लिए आपको ग्रेजुअली, जैसे हम वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं किसी भी क्रिकेट मैच से पहले, फुटबॉल मैच से पहले, वैसे ही हमें वार्म अप एक्सरसाइजेज अपने जीवन में इंट्रोड्यूस करनी है। और फिर जो हृदय के रोगी होते हैं उनको जो वेट लिफ्टिंग, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज होती हैं वो इनिशियली नहीं करना चाहिए। इनिशियली उनको धीरे धीरे एरोबिक एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, जिससे कि उनकी फ़िज़िकल फ़िटनेस में इम्प्रूवमेंट होती है। जब एक बार फिज़िकल फ़िटनेस इम्प्रूव हो जाए, और अपने डॉक्टर के साथ हमेशा संबंध में रहें, चेकअप में रहें, और उसके बाद उनका एक हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी का लेवल पता चल जाता है, उसके बाद से वो अपनी एक्सरसाइज की कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं। अगर हृदय रोगी हैं तो बिना डॉक्टरी सलाह के किसी भी तरह का कोई भी व्यायाम अपने आप तो बिल्कुल ना करें। अगर डॉक्टर एडवाइस करते हैं आपको तो आप व्यायाम कर सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन बिना डॉक्टरी सलाह के
कुछ न करें। अच्छा, तेजपाल जी ने एक प्रश्न और पूछा था, उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई हृदय रोगी हैं और इस बदलते मौसम में सर्दी जुकाम इस तरह की समस्याएं होती हैं और ज़्यादातर लोग अपने आप जाके ओवर द काउंटर दवाई ले लेते हैं, ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? ये खतरनाक, इसमें दो पहलू हैं। एक उनका सवाल में ये भी था कि बदलते मौसम में धूल मिट्टी का भी उड़ती है। जब भी हमारे पॉल्यूशन बढ़ता है, धूल मिट्टी बढ़ती है, तो जो हवा में एक डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं, आमतौर पे हम देखते हैं कि अब आजकल मीडिया में कवरेज है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बुरा है, हमारे लंग्स ख़राब हो जाएंगे, लेकिन वो हृदय पे भी असर करते हैं। जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो जब भी आपके शरीर में जाएंगे वो इन्फ्लामेशन इंट्रोड्यूस करते हैं। इन्फ्लामेशन को आम भाषा में हम सोजिश बोल सकते हैं। शरीर में इन्फ्लामेशन तभी होता है जबकि उसको चोट पहुंचे या शरीर स्ट्रेस में हो। तो जब उन्होंने इन्फ्लामेशन इंड्यूस कर दिया तो वो एक तरह से एक रिस्क फैक्टर होता है हमारी धमनियों में क्लॉट के जमा होने के लिए, तो वो क्लॉट उसमें जमा हो सकता है। ओवर द काउंटर मेडिसिन होती हैं, कई बार वो मेडिकेशंस आपकी हृदय की गति बढ़ा सकती हैं। अगर हृदय रोगी है, अगर उसके हृदय की गति बढ़ गई तो उसके हार्ट के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा, तो फिर अगेन उसकी बीमारी बढ़ सकती है। या कोई ऐसा मरीज़ है जिसमें कि हृदय की बीमारी छुपी हुई है और वो उसको पता नहीं है, वो ये दवाई खाएगा तो वो बीमारी हो सकता है बाहर आ जाए। तो इसीलिए ओवर द काउंटर मेडिकेशंस का जो सेवन है वो हमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। पहले तो लोग कैल्शियम पेन किलर खाते थे, आजकल तो एंटीबायोटिक भी खुद ही लेने लग गए हैं लोग, तो वो भी बड़ा खतरनाक हो सकता है। कॉलर और जुड़ चुके, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए अपना। हाँ जी, मैं लीला प्रयागराज से बोल रही हूँ। जी पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ जी जी, हमको हृदय से संबंधित कोई बीमारी तो नहीं है, हमें बहुत घबराहट होती है और पसीना बहुत निकलता है। अच्छा, आप अपनी एज बता दीजिए। जी 60 एज है आपकी, और आपने हार्ट से रिलेटेड चेकअप करवाया है कुछ? जी हमने कुछ नहीं करवाया, इधर 1 महीने से मैं देख रही हूँ, पसीना बहुत होता है और घबराहट होती है, बेचैनी टाइप की होने लगती है मुझे। जी, उत्तर सुन लीजिए आप। जी इनकी उम्र 60 वर्ष है, तो जो इनकी उम्र है वो एक हृदय रोगी के लिए रिस्क फैक्टर है। और जो ये सिम्टम्स हैं ये नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है, बट हृदय के सिम्टम भी हो सकते हैं। तो इन्हें एक बारी अपनी जांच ज़रूर करवानी चाहिए पास में किसी फिजिशियन या किसी हृदय के डॉक्टर के पास जाके। और डॉक्टर साहब, मेनोपॉजल एज में समस्याएं भी हो सकती हैं, तो लेकिन किसी गायनी को भी दिखा सकते हैं। इसीलिए मैंने फिजिशियन बोला और इसीलिए मैंने बोला कि नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, लेकिन हृदय के सिम्टम भी हो सकते हैं। अगर आपको कोई भी सिम्टम महसूस कर रहे हैं तो उनको आमतौर पे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, भले ही वो हृदय के सिम्टम हो, भले ही वो गैस्ट्राइटिस के सिम्टम हो, भले ही वो आपको बुखार ही क्यों ना आ रहा है। तो कौन सा बुखार कब ख़राब हो जाए आप नहीं जानते, तो इसीलिए हमेशा अपना चेकअप ज़रूर करवाएं। और जब महिलाओं की बात आती है तो महिलाएं जो है अक्सर अपनी जो समस्याएं होती है ना, वो खुद आपस में इधर उधर बात करके सुलझाने की कोशिश आप करते हैं, जबकि जैसा कि आपने कहा 1 महीने से आपको दिक्कत हो रही है, पसीने आपको लग रहे हैं, घबराहट हो रही है, तो आप डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, क्योंकि लापरवाही जो है, जब तक आप चेकअप नहीं कराएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि समस्या क्या चल रही है। लापरवाही भारी पड़ सकती है। एक कॉलर और जुड़ चुके, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए, उसके बाद प्रश्न पूछिएगा। जी श्रीपाल नाम बताओ बेटा। अभी तो जी पूछिए, प्रश्न पूछ लीजिए। जी बेटा, हमारे दिल में घबराहट होता है बहुत। अच्छा, आपकी उम्र बता दीजिए। जी आपकी उम्र बता दीजिए। हमारी उम्र लला 53 है। 53 है, घबराहट। हाँ बेटा। जी उत्तर सुन लीजिए। इनका प्रश्न भी जो हमारा आखिरी प्रश्न था उससे मिलता जुलता ही है। घबराहट होती है, अगेन नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है। घबराहट के कई कारण हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, हृदय की गति का बढ़ना, और हृदय की नसों में ब्लॉकेज भी हो सकता है। तो इस तरह से हम यही बोल सकते हैं जो हमने पिछले प्रश्न में उत्तर दिया था कि एक पास में अपने किसी फिजिशियन के पास जाके एक रूटीन चेकअप, अपने ब्लड प्रेशर का चेकअप, अपने पल्स रेट का चेकअप, और हो सके तो एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम या ECG जिसे आम भाषा में बोलते हैं, वो ये ज़रूर करवाएं। ये जांच जो आप बता रहे हैं ये करवाएं। अच्छा, पहले तो मैं थोड़ी सी घबराहट और धड़कन जो उन्होंने कही इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है
लेकिन उसको अचानक बैठ के उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे घबराहट हो रही है, धड़कन बढ़ रही है, तो क्या ये समस्या हो सकती है? ये समस्या हृदय की? जी हाँ, ये समस्या हृदय की हो सकती है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर मौसम में बदलाव हुआ तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी के कारण हमारे शरीर में नमक, सोडियम, पोटेशियम, इसकी भी बदलाव होते हैं, इनकी कमी आ सकती है। इन्हें हम मेडिकल भाषा में इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ बोलते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं तब भी हृदय की गति कम होना, ज़्यादा होना हो सकता है। और अगेन इसमें दो पहलू हैं। अगर किसी को ऐसी हृदय की समस्या है जो कि अभी तक बाहर नहीं आई है और उन्हें पता ही नहीं है, अच्छा, तो एक वो हमारे व्हाट्सएप के दर्शक हैं, उन्होंने भी ये जानना ही चाहा था, उनका भी प्रश्न मैं ले लेती हूँ साथ में, क्योंकि जुड़ा हुआ ये पैल्पिटेशन की समस्या है, उनको भी धड़कन जो है बढ़ना, कम होना, शायद उन्होंने यही लिखना चाहा है, पल्स की समस्या है उन्हें। हाँ जी। तो अगेन अगर इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं तो हमारी जो हृदय की गति है वो कम ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा अगर पैल्पिटेशंस हैं किसी को, तो उसके लिए भी जो है हमें एक ईसीजी ज़रूर करवाना चाहिए अपना। ईसीजी में हम ये देख पाते हैं कि जो हृदय की गति है वो रेगुलर चल रही है, इरेगुलर चल रही है, या हम आम भाषा में इसको अरिदमिया बोलते हैं कि गति का कम ज़्यादा होना, वो कौन से टाइप का अरिदमिया है। कई बार मरीज़ को हृदय की प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वो स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी में होते हैं, उनका जो हृदय होता है वो ज़ोर से धड़क रहा होता है, उससे भी आपको पैल्पिटेशन फील हो सकती हैं। किसी को थायराइड की दिक्कत है, उनको भी पैल्पिटेशंस फील हो सकती हैं। तो उसके लिए जांच पड़ताल तो ज़रूर होनी चाहिए, और वो हृदय की प्रॉब्लम भी हो सकती है, बल्कि इसके अलावा अन्य कई समस्याएं जैसे मैंने बताया, थायराइड। अच्छा, रूटीन चेकअप के भी मैं आगे आपसे जानूंगी कि रूटीन चेकअप कौन से एज से जो है करवा लेनी चाहिए। अच्छा, इसी बात को ले लेते हैं पहले कि अक्सर हमारे देश में जब तक किसी तरह की कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या नहीं आ जाती, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, और रूटीन चेकअप तो बहुत दूर की बात हो जाती है। किस एज से, अगर हम हार्ट की ही समस्या को ले लेते हैं, तो किस एज से हमें चेकअप अपना करवाना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि आजकल हार्ट की समस्या, पहले के समय में कहते थे कि ये बड़े लोगों की समस्या है, बड़े उम्र के लोगों की। आजकल 22 साल के बच्चों को, छोटे बच्चों को अटैक आ रहा है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो क्या कोई एज है जिसमें हमें चेकअप शुरू कर देना चाहिए? अब कोई एक ऐसा स्पेसिफिक एज बार नहीं रह गया है। जो भारत है, इंडिया है, वो डायबिटीज़ का विश्व कैपिटल है, और इसके अलावा भारत में डिस्लिपिडीमिया, कोलेस्ट्रॉल की भी बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति हो चुकी है। तो एज एज सच कोई बार नहीं रह गया है, क्योंकि हमने 19 साल के बच्चों में भी हार्ट अटैक होते हुए देखा है। बिल्कुल। तो आमतौर पे अगर आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, हम ऐसा बोलते हैं कि आप अपना चेकअप वगैरह करवाना शुरू कर लीजिए। अच्छा, रिस्क फैक्टर पे आगे बात करेंगे, क्योंकि रिस्क फैक्टर अगर हैं तो चेकअप कराना ज़रूरी हो जाएगा। इस पे आगे बात करेंगे। कॉल ले लेते हैं पहले। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए। उमेश शुक्ला को कहा मैंने। ठीक है सर, प्रश्न पूछ लीजिए। जी नमस्कार जी। नमस्कार, क्वेश्चन पूछ लीजिए। शुक्ला, जी जी जी। देहरादून से बोल रहा हूँ। बस मुझे बीपी रहता है, मैं एम्लोडिपिन खाता हूँ, काफी समय से खा रहा हूँ। क्या दोबारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है, कभी वो दवाई लेता हूँ, एम्लोडिपिन खा रहा हूँ कुछ समय से। कोलेस्ट्रॉल भी हल्का बढ़ा हुआ रहता है, क्या करूँ? दोबारा चेकअप कराऊँ? या दवाई तो दी है उन्होंने। बीपी की दवाई आप रेगुलर खा रहे हैं जी, या कभी कदार खाते हैं? बराबर खाता हूँ दवाई तो। ठीक है। ये तो बीपी का दवा खा रहे हैं, और इन्हें जैसे कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है। ना हमेशा खा लेते हैं। हाँ, जी, उत्तर सुन लीजिए आप। मैं ये समझता हूँ कि ये कोलेस्ट्रॉल की दवा भी खा रहे होंगे जी। तो अगर ये दोनों चीज़ें दवाएं खा रहे हैं तो अपना चेकअप रेगुलर आप ज़रूर करवाते रहें। क्या दवा खाने के बाद इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल भी हुआ है या नहीं। अगर वो इस दवा से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ है तो हमें फिर दवा का ऑब्वियसली बदलाव करना पड़ेगा, या दवा में कोई एडिशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं और बीपी की दवा और कोलेस्ट्रॉल की दवा अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दी तो वो सालों साल खाते चले जाते हैं। फॉलोअप कितना ज़रूरी है, कितने गैप में जाना ज़रूरी है? फॉलोअप तो बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपने एक बारी आपने डायग्नोसिस बनाया या आपको आपकी बीमारी का पता चला, तो ये तो एक लॉजिकल सी बात है कि अब आप देखेंगे दवा शुरू करने के बाद उसका असर क्या हो रहा है। आपने दवा लिया और लेकिन ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ, या कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल नहीं हुआ, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हुआ, तो उस दवा का बेनिफिट नहीं मिल रहा है आपको। बिल्कुल। तो इसलिए फॉलोअप्स तो करवाना अति आवश्यक ही है। फॉलोअप्स कितना रेगुलर करना है वो आपकी एज, आपका ब्लड प्रेशर का लेवल कितने हैं,
और आपका अदर रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं उस पर निर्भर करता है। तो वो जो आपके डॉक्टर हैं वो उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आप बीपी की दवाई खा रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा भी आप खा रहे हैं, उसके बाद भी बीपी भी बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में नहीं है, तो आपको फॉलोअप की ज़रूरत है। आप डॉक्टर से जाके ज़रूर बात करें। एक हमारे यूट्यूब के दर्शक हैं धैर्य जी, उन्होंने ये जानना चाहा है कि जंक फूड, ये तो पक्का यूथ का क्वेश्चन होने वाला है कि जंक फूड खाने से हार्ट डिजीज़ का कितना खतरा रहता है। देखिए, हमें समझना चाहिए कि हम जंक फूड किसको बोलते हैं। आमतौर पे एक जनता का बहुत कॉमन प्रश्न ये भी होता है कि हम किस प्रकार के तेल खाएं। तो जंक फूड वो फूड होता है जिसमें आप बार बार तेल को पकाते हैं या आप बहुत हाई हीट पे उस फूड को बनाते हैं। तो जब आप ऐसा करते हैं तो उसमें कुछ पदार्थ ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं कि जो कि हमारे लिए हानिकारक होते हैं। आमतौर पे हम उन्हें ट्रांस फैटी एसिड्स बोलते हैं। जो ट्रांस फैटी एसिड्स होते हैं वो ही बुरा कोलेस्ट्रॉल को जन्म देते हैं। और इंडिया में एक पर्टिकुलर टाइप के कोलेस्ट्रॉल या डिसलिपिडीमिया प्रेवलेंट है, जिसमें कि ट्राइग्लिसराइड लेवल ज़्यादा होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि एक बुरा कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा होता है, और एचडीएल कोलेस्ट्रॉल जो कि एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो कम होता है। हमें ये भी समझना है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि आमतौर पे हम जो है वेस्टर्न लाइफस्टाइल देखते हैं कि वो ऑलिव ऑयल खा रहे हैं तो हम भी ऑलिव ऑयल खाएंगे। लेकिन जो वेस्ट के लोग हैं उनका ईटिंग हैबिट्स, कुकिंग हैबिट्स वो सब अलग हैं हमसे। आप जो अपने घर पे रोटी बनाते हैं वो हाई हीट पे बनती है, वो एक उसमें तेल ज़्यादा डलता है। जो वेस्टर्न रोटी है वो खाली सॉट की जाती है या पैन फ्राई किया जाता है, हल्का सा सेक लगता है। जो ऑलिव ऑयल होता है, हर एक ऑयल के एक हीटिंग पॉइंट्स होते हैं कि जिस पे वो धुआं छोड़ते हैं। ऑलिव ऑयल का हीटिंग पॉइंट कम होता है, तो अगर आपने ऑलिव ऑयल को इंडियन कुकिंग में यूज़ किया, पराठे बना दिए तो वो हाई हीट पे जाएगा और आप अक्सर देखेंगे धुआं निकलता है। जब भी धुआं निकल रहा है तो उसमें गलत तरह के फैटी एसिड्स उत्पन्न हो रहे हैं। अच्छा, जल्दी से ये भी बता दीजिए ना कि कौन सा ऑयल ऐसा होगा जिसको हम खाने पे डेली यूज़ कर सकते हैं और कोई दिक्कत ना हो। देखिए, ऐसा कोई ऑयल नहीं है कि आप जिसको बोले कि आप यही खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। अच्छा। क्योंकि जो रावण था उसमें भी अच्छाइयाँ थी और बुराइयाँ थी, तो वैसे ही हर एक की अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं। हमें अच्छा डॉक्टर साहब, देसी घी अक्सर लोग कहते हैं कि घर में जो बना हुआ देसी घी है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कितना कर सकते हैं इसका आगे हम बातचीत रखेंगे। कॉलर जुड़ चुके, कॉल लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए फिर प्रश्न पूछ लीजिएगा। असम से बोल रहे हैं, हम सत्यनारायण शर्मा बोल रहे हैं जी। पूछिए, क्या जानना चाह रहे हैं? असम से बोल रहे हैं। थोड़ा हार्ट का प्रॉब्लम है, हार्ट बहुत जहाँ भूख का दर्द होता है। हार्ट में दर्द होता है? हाँ हाँ। आपने अपनी जांच करवाई है, डॉक्टर को दिखाया है? डॉक्टर को दिखाई थी, वो बोलते हैं कि अच्छा वाला डॉक्टर से परामर्श लीजिए बोलते हैं। अच्छे डॉक्टर से परामर्श लीजिए, ये तो बहुत ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि अगर हार्ट की प्रॉब्लम है तो परामर्श लेना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, खाली दर्द बताने से तो हम डायग्नोसिस पे नहीं पहुंच पाएंगे जी। क्या इनको चलते समय दर्द होता है? आप सुन रहे हैं? होता है, चलते समय दर्द होता है। और जब आप रुक जाते हैं तो थोड़ा चलने से ऐसे होता है। और क्या? अच्छा, सांस फूलती है जी। और क्या रुकने पे वो थोड़ा चलने से माने चलने नहीं सकता है, माने हाथ पूरा ही दर्द होता है, जैसे गर्म होता है ना वैसे होता है। जी जी जी। और क्या रुक जाने पे वो दर्द चला जाता है? हाँ, थोड़ा बैठने से, रेस्ट करने से थोड़ा ये होता है, आराम होता है जी। तो आपको हृदय की प्रॉब्लम हो सकती है जी। तो आप अपने नज़दीकी किसी फिजिशियन को, किसी हृदय के स्पेशलिस्ट डॉक्टर को ज़रूर मिलें। हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। डॉक्टर साहब आपको ये बताना चाह रहे हैं कि आप किसी भी हृदय रोगी जो आपके आसपास होंगे, हॉस्पिटल होगा, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर अपनी जांच करवाएं, क्योंकि समस्या जिस तरह से आप बता रहे हैं वो हार्ट की समस्या, हृदय की समस्या डॉक्टर जिस तरह से आप बता रहे हैं वो लग रही है। तो इसलिए इसकी जांच, इसका चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। कुछ टेस्ट होते हैं जिनको करवाना ज़रूरी होता है। कौन कौन से टेस्ट होते हैं डॉक्टर साहब? आमतौर पे जब हमें डाउट हो या हमें लगे कि मरीज़ को हृदय की प्रॉब्लम हो सकती है तो हम सबसे पहले रिस्क फैक्टर्स की जांच करते हैं कि इन्हें क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं। तो उसके लिए हम डायबिटीज़ की जांच करते हैं, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स में, काफ़ी मरीज़ों में डायबिटीज़ अनडायग्नोज होता है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें डायबिटीज़ है। कोलेस्ट्रॉल की जांच की जाती है,
ब्लड प्रेशर चेकअप किया जाता है मरीज़ का, एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG वो देखा जाता है। और अगर इन सब जांचों में हमें लगे कि हाँ हार्ट की और समस्या होने का रिस्क हमें लगता है कि और है, तो फिर एक एकोकार्डियोग्राम या हार्ट का अल्ट्रासाउंड हम बोल सकते हैं, हम वो एडवाइस करते हैं। अच्छा, और अगर उसके बाद फिर और टेस्ट, उसके जैसे बाद TMT वगैरह है, ये सारी बाद में टेस्ट किए जाते हैं एको के बाद? हाँ जी, हर एक चीज़ जो है वो आप पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली डिसाइड करते हैं। अच्छा। अगर पेशेंट के सिम्टम्स बहुत टिपिकल नहीं है बट उसका एज एक रिस्क फैक्टर है, उसको डायबिटीज़ है और हमें लगता है कि हाँ इसको हृदय की प्रॉब्लम हो सकती है बट जो कि इन सब टेस्ट्स में नहीं आ रही है, तो फिर हम ट्रेडमिल एडवाइस करते हैं। ट्रेडमिल पे मरीज़ जो है जब स्ट्रेस लेता है, उसके हृदय पे स्ट्रेस पड़ता है, तो हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG में कुछ चेंजेस देखते हैं कि क्या वो चेंजेस आ रहे हैं। अगर वो चेंजेस आते हैं तो उससे हमें आइडिया लगता है कि हाँ हार्ट पे लोड पड़ रहा है, हार्ट पे स्ट्रेस पड़ रहा है, तो इस मरीज़ को धमनियों में ब्लॉकेज होने का रिस्क है। तो अगर वैसा कुछ आए तो फिर हम आगे उनको एंजियोग्राफी एडवाइस करते हैं। अच्छा, ये तो आपने रिस्क फैक्टर के साथ बता दिया। सिम्टम्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्या सिर्फ चेस्ट पेन, और सिर्फ पिन पॉइंटेड अगर चेस्ट पेन है तो क्या वो हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है? अगर पिन पॉइंटेड चेस्ट पेन है तो हार्ट की प्रॉब्लम होने का या हार्ट की पेन होने का चांस कम रहता है। हाँ, नहीं होगा। नहीं होगा जी। तो सिम्टम्स जो पेन के अकॉर्डिंग हो, अगर मरीज़ के छाती में भारीपन लग रहा है और ख़ासकर वो बीचों बीच है, क्योंकि आम धारणा है कि बाईं तरफ होगा तो हार्ट का है, वैसा नहीं। अगर वो बीचों बीच है और भारीपन है, आपको ऐसा लगे किसी ने आपको जकड़ लिया है, आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, और वो दर्द अगर आपके गले तक जा रहा है या आपकी नाभि तक जा रहा है या आपके दोनों कंधों में आ रहा है, तो ये दर्द जो है वो हार्ट का दर्द हो सकता है। अच्छा। और ऐसा ही दर्द अगर आपको चलने पर हो रहा है, जैसा कि शायद इन्हें हो रहा हो, जी। और वो रुकने पे चला जाए तो वो भी हार्ट का दर्द हो सकता है। अच्छा, चलते समय दर्द है और जब आप आराम करते हैं तो वो दर्द चला जाता है, तो वो भी हार्ट का दर्द हो सकता है। कोई भी दर्द आप घर पे हैं जो आपको लग रहा है कि वो 15-20 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं, आपने आमतौर पे हर एक मरीज़ उसको गैस मानेगा, गैस का इनो पी लेगा, कोई दवा खा लेगा, बट वो दर्द नहीं जा रहा है, तो मेरी एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा लोगों को लगती है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि उसको हल्के में मत ले, पास नज़दीकी अस्पताल में जाके अपना चेकअप ज़रूर करवाए, क्योंकि हमारे हृदय की जो एक ब्रांच है उसमें हम बोलते हैं टाइम इज़ मसल। हार्ट जो होता है एक मसल होता है, पंप होता है, जितना जल्दी आप उसका इलाज करेंगे आप मसल बचा पाएंगे। कितना जल्दी और कितने टाइम के अंदर अंदर आपको हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए अगर इस तरह की समस्या है, तो इसका उत्तर बाद में दीजिएगा। कॉलर प्रतीक्षा कर रहे, कॉल लेते हैं। हेलो हेलो, नमस्कार, नाम बता दीजिए उसके बाद प्रश्न पूछिएगा। हाँ जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, मैं फाजिलका पंजाब से बोल रहा हूँ। जी, पूछिए क्या जानना चाह रहे हैं आप? हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरी उम्र है 46 साल। सर जी, कई बार ना मेरी दिल की धड़कन बढ़ जाती है और मैंने ECG भी कराई है, दिल का मतलब रिपोर्ट करवाई है, और मैंने एक्सरा भी कराया है, उसमें सभी नॉर्मल है। ठीक है जी, जब साइकिल भी चलाता हूँ, को काम करना तो धड़कन ही सांस या बढ़ जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? सांस बढ़ जाती है जी। इनका हार्ट बीट का मेन इनकी प्रॉब्लम है कि हार्ट बीट बढ़ जाती है एक्टिविटी किसी भी तरह की करते हैं तो, जब ये एक्टिविटी करते हैं जी। इसका एक कारण फिजिकल डिलिमिटेशन हो सकता है। टेस्ट सारे इनके नॉर्मल आएंगे। हाँ, जो इसके आगे भी जांचें हो सकती हैं। ऑब्वियसली हम इनके सिम्टम को अगर और टटोलें हम थोड़ा बेहतर बता पाएँ, लेकिन जितना इन्होंने बताया तो उसमें अगर आप रूटीनली एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और आप अचानक से साइकिल चलाना शुरू हो जाएं, तो आपकी धड़कन बढ़ने का चांस होता है। या अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हैं, आपको जगदम से कहीं जाना है, रेलवे स्टेशन पे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, तो अब जब आप फास्ट सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तब भी आपकी धड़कन बढ़ जाएगी। इसको हम मेडिकल भाषा में फिजिकल डिलिमिटेशन बोलते हैं कि आपने बैठ के अपने शरीर की क्षमता को कम कर दिया है और अब अचानक से अगर आपको चलना पड़ा तो आपको हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो हार्ट जो होता है पंप बहुत तेज़ी से करता है। तो धड़कन बढ़ने का जो एक सिम्टम है उसके दो मेन कारण है, या तो एक्चुअली आपका रेट बढ़ रहा है या तो आपका हार्ट जो है वो ज़ोर से पंप कर रहा है। जब हार्ट ज़ोर से पंप करेगा तो वो आपके छाती को टकराएगा, वो भी आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपकी धड़कन बढ़ रही है। या आपका रेट बढ़ गया तब भी आपको प्रतीत होगा आपकी धड़कन बढ़ रही है। ये समस्या हो सकती है, कुछ बड़ी समस्या हो सकती है। समस्या में ब्लड प्रेशर का मैंने बताया शुरू में, अगर ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा है, हार्ट ज़ोर से पंप कर रहा है, उसके कारण आपको धड़कन महसूस हो सकती है। आपका हीमोग्लोबिन कम है, अनीमिया है, क्या करेंगे? एक परामर्श ले,
और अपनी जांच ज़रूर करवाएं। जांच तो ये करवा चुके हैं, लेकिन आगे की और जांच भी हो सकती है। आगे की और जांचें हो सकती हैं। अभी इन्होंने ईसीजी कराया है, एक होल्टर जांच होती है। ईसीजी एक स्नैपशॉट होता है, एक पिक्चर है, एक फ़ोटो है आपकी दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी का। तो एक होल्टर होता है, आप उसको मूवी मान सकते हैं कि उसमें 24 आवर्स आपका कुछ और जांचों की इनको ज़रूरत है जिससे कि रूल आउट हो सके कि ये समस्या क्यों हो रही है इनको। एक कॉलर और ले लेते हैं पहले, उसके बाद आगे चर्चा जारी रखेंगे। हेलो हेलो, नमस्कार। देवेश महावीर रुड़की से बोल रहा हूँ। जी जी नमस्कार सर, पूछिए, प्रश्न पूछिए। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर किसी व्यक्ति का बीपी जो है कभी कभी शूट करता है, दवाई लेने के बाद भी कई बार जो है लगातार सही भी रहता है, और उसके बाद कभी कभी जो है वो चेंज हो जाता है। दवाई अगर वो कभी रह जाती है तो नॉर्मल हो जाता है, और दवाई अगर लेते रहते हैं कभी कभी वो भी शूट कर जाता है। साथ में धड़कन जो पल्स रेट है वो अगर किसी व्यक्ति की लगातार ही अप रहती है, मान लिया 90 या उससे ऊपर रहती है, तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट में कोई समस्या हो सकती है क्या, या उससे हार्ट पे कोई जोर पड़ता है? और एक डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है, अगर किसी व्यक्ति का 90 या उससे ऊपर ही रहता हो लगातार, जबकि कोलेस्ट्रॉल नहीं हो उसका, तो उसका क्या रीजन हो सकता है, और क्या उसको हार्ट पे कोई फर्क पड़ता है क्या? जी, जो हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है वो हार्ट की कंप्लायंस से नसों की कंप्लायंस से बनता है। नसें जो है वो एक रबड़ की ट्यूब की तरह होती हैं, वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, लचीली होती हैं, जो एक बच्चा जब आप पैदा होते हो, जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की डिपॉजिशन होती है, उसमें कैल्शियम की डिपॉजिशन होती हैं, तो नसें जो हैं वो हार्ड होना शुरू हो जाती हैं। जब नसें हार्ड होती हैं तो आपका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर या नीचे का जो ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर चाहे डायस्टोलिक हो या सिस्टोलिक हो, मतलब सिस्टोलिक मतलब ऊपर का। दवा खाने के बाद भी अगर लगातार बीपी बढ़ा हुआ है तो क्या वो हार्ट पर असर कर सकता है, दिक्कत हो सकती है? बिल्कुल करेगा। जी, चलते चलते सर एक लाइन में अगर आप हमारे जितने भी दर्शक हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी हार्ट की, हृदय की सुरक्षा के लिए क्या नियमित दिनचर्या उनकी हो, बहुत संक्षेप में बताइएगा। सबसे पहले सबसे ज़रूरी अपने लाइफ को स्ट्रेस फ्री करना है। जल्दबाजी अपने लाइफ में नहीं होनी चाहिए। लाइफस्टाइल में एक हमें ये समझना है कि स्ट्रेस ही जो है इन्फ्लेमेशन करेगा, और इन्फ्लेमेशन ही सब चीज़ें आपकी, चाहे कोई भी रिस्क फैक्टर हो, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, सभी स्ट्रेस के से ही आते हैं आपको। अगर आप इन सब को टारगेट कर रहे हैं बट जो उसका रूट कॉज है उसको टारगेट नहीं कर रहे, तो आप कभी भी अपना इलाज नहीं कर पाएंगे। आप मल्टीपल दवाएं ज़रूर खाएंगे बट आपने आपका रूट को नहीं काटा, तो जब तक जड़ नहीं कटेगी तब तक वो चीज़ नहीं जाएगी। तो स्ट्रेस सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि जिसको आपको कंट्रोल करना ही करना है। आपकी जो लाइफस्टाइल है वो एक नियमित होनी चाहिए, आपका एक प्लान्ड लाइफस्टाइल होना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, समय सीमा में बंधे हैं तो चर्चा को यहीं पर विराम देना होगा। स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, हमें उम्मीद है आज हमने जितनी भी चर्चा की है हृदय रोगों के संबंध में, ये चर्चा आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फीडबैक अगर आप हमें देना चाहें तो दूरदर्शन केंद्र उत्तराखंड के पते पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। चलने से पहले आप सभी को दूरदर्शन उत्तराखंड और हेलो डॉक्टर की समस्त टीम की ओर से रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।